जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आइए हम बात करेंगे खोटा किंग ऑफिशियल के अगले वीडियो पार्ट में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे खोटा क्विक रिवीजन सेट में हम सेट नंबर 8 की बात करेंगे। इसमें सेट नंबर 8 की बात करेंगे। इसमें 30 क्वेश्चंस को हमने कवर करना है। तो हम लोग इसमें 30 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसमें 30 क्वेश्चंस देखेंगे और ये खोटा के काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल में से एक होगा। और कुछ ऐसे सवाल होंगे जो आप आसानी से कर लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे सवाल होंगे, हम ये नहीं बोलते कि 30 सवाल हैं तो ऐसा नहीं कि 30 में 30 नया सवाल है। नया सवाल कहीं से भी नहीं बनते। ये घुमा फिरा के कहीं भी आप घूमेंगे तो सवाल घूम फिर के वहीं आएगा। लेकिन हो सकता है कि 30 में से आपको 5 ऐसे सवाल मिल जाएंगे जो आपके नए हो सकते हैं। या तो हो सकता है कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे फैक्ट आपको पता चल जाए कि हो सकता है कि वो चीज़ आपको नहीं पता था। तो बस यही चीज़ नया होता है, बाकी के नई कुछ भी नहीं होता है ना। सारी किताबें एक ही है, जो भी चीज़ें लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि अगर श्रीनिवास पांडे का जन्म अगर मान लीजिए 25 दिसंबर को हुआ है तो हम ऐसा नहीं कि नया चीज़ बताएंगे। तो जो चीज़ है वो चीज़ हर किताब में मिलेगा, हर नोट्स में मिलेगा, हर यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। तो जो सच्चाई है उसे कोई नकार नहीं सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो सेशन को। अगर अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। चलिए आज के देखते हैं आज के पहले सवाल की ओर। आज का पहला सवाल है कि हेठे लिखल कौनटा सदानी भाषा नाय है। तो इसमें से सदानी भाषा की अगर बात करें तो खोरठा, कुरमाली और नागपुरी ये तो सदानी भाषा के अंतर्गत आता है। लेकिन कुड़ुख ये आपने देखा होगा कि ये जो है वो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है ना। द्रविडियन परिवार द्रविडियन लैंग्वेज है जो कि कुड़ुख और माल्टो है ना, जो कि सोरिया और मालिया पहाड़िया की ये भाषा है। तो कुड़ुख और माल्टो ये दो ऐसी भाषा है जो कि कह सकते हैं कि द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। जबकि खोटा, कुरमाली, नागपुरी ये सभी जो है वो क्या है, सदानी भाषा के अंतर्गत आता है। बाकी के जनजातीय भाषा तो आप सभी को पता ही है, संथाली और उसके बाद और भी कई सारी भाषा है ना। उन चीज़ों को हो, मुंडा, ये सब जिसको हम बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होगा। रोहन महतो बेस लोक है, एकर में विशेषण की है। तो विशेषण यानी इसकी विशेषता क्या बता रहा है, तो वह बेस है यानी अच्छा है। तो अच्छाई उसका क्या है, विशेषता बता रहा है ना। रोहन क्या हो गया यहाँ पे, तो रोहन महतो जो है ये क्या है, संज्ञा हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लोक क्या हो गया, तो लोक यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है। यानी लोग जो है वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा, एक जाति को बता रहा है ना। बैठकी साफ कर, एकर में समूहवाचक संज्ञा की होते हैं। तो बैठकी जो होता है वो क्या है, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, जहाँ पे कई लोग शामिल होते हैं। तो दूसरा का सवाल हो गया बेस, और तीसरा का सवाल क्या हो जाएगा, बी यानी ऑप्शन। गीदर के बेसी दुलार कर ले बिगड़ जीतो, एकर में भाववाचक संज्ञा के है। तो गीदर के बेसी दुलार कर ले बिगड़ जीतो। तो यहाँ पे गीदर क्या है, गीदर आप सभी को पता ही होगा, यह एक जातिवाचक संज्ञा यानी बच्चा जो बता रहा है ना। दूसरा चीज़ है कि बेसी कम, ये सभी क्या है कि उसकी विशेषता बता रहा है। दुलार जो है वो क्या है, भाववाचक संज्ञा है ना। तो इसमें पूछा जा रहा है कि भाववाचक संज्ञा कौन है, तो दुलार हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी। उ एगो शिक्षक लागो, एकर में अन्य पुरुष के है। तो अन्य पुरुष हमने 3 चीज बात किया था, जैसे हम या हम, तोय और उ, ये 3 चीज हमने देखा था। ये देखा था उत्तम पुरुष, ये हो गया मध्यम पुरुष यानी फर्स्ट, सेकेंड, और उ हो गया अन्य पुरुष यानी थर्ड, है ना। तो ये तीनों चीज हमने देखा था। हम या मैं, ये सब जो हो गया, जो मैं भी बता रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, उत्तम पुरुष हो गया, या तो फिर इसको कह सकते हैं कि उत्तम पुरुष इसको बोला जाता है। तोय हो गया मध्यम पुरुष, तोय हो गया क्या, मध्यम पुरुष। यानी अगर आप उस वीडियो को देख रहे हैं तो वो हो गए, आप क्या हो गए, तो अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष हो गए। और उ यानी हम दोनों के अलावे अगर कोई तीसरा है यानी साइड में खड़ा है तो उसे हम बोलेंगे अन्य पुरुष। जैसे सपोज दैट आप इस तरह से आप इन चीज़ों को समझिए। जैसे यहाँ पे एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति यहाँ पे है, एक व्यक्ति यहाँ पे है ना, एक व्यक्ति यहाँ पे है, और तीसरा कहीं पे मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग हैं, यहाँ पे कुछ लोग जो है इकट्ठा हुए हैं। तो यहाँ पे हो गया, ये व्यक्ति जो है वो क्या हो गया, उत्तम पुरुष हो गया। ये क्या हो गया, मध्यम पुरुष हो गया, क्योंकि ये दोनों में बात चल रहा है। लेकिन यहाँ पे ये जो है जिसको बोलेंगे उ लोग, उ सभीन, है ना। तो उ सभीन हो गया, उ लोग हो गया। तो ये सभी जो वो अन्य पुरुष हो गया। तो ये उत्तम पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष हो गया ये, और ये हो गया अन्य पुरुष। तो ये तीनों चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उ एगो शिक्षक लागो। तो यहाँ पे अन्य पुरुष क्या हो जाएगा, उ, यानी ऑप्शन नंबर ए। पत्थर तारक
हाथ रसे रसे झांका की है। तो यहाँ पे आपको याद रखना कि पत्थर तारक हाथ रसे रसे झांका की हक। तो यह जो वो एक कहावत है, कहावत आपने सुना होगा कि अगर पत्थर के नीचे हाथ है ना तो धीरे धीरे खिसकाना पड़ता है, नहीं तो दबने का डर रहता है। तो ये एक कहावत है। तो ठीक उसी प्रकार से जब मुसीबत होता है तो आदमी एक संयम के साथ आपको उस मुसीबत से निकलना होता है। ऐसा नहीं कि आप हड़बड़ाएंगे तो उस मुसीबत में और फंस सकते हैं। तो वही कहावत है कि पत्थर तारक हाथ रसे रसे झांका। तो जब मुसीबत होती है तो उस समय आपको संयम से काम लेना पड़ता है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो इसका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हैजा मार। हैजा मार के उल्टा शब्द की होता है, तो हैजा मार के उल्टा होते हैं चनफनिया। चनफनिया के बारे में आप सभी को पता ही होगा, चनफनिया क्या होता है, तो उसी का उल्टा हो जाएगा हैजा मार। मन ही मन खुश हवे, एकर में एक शब्द की कहवे, यानी अनेक एक शब्दों के अनेक शब्द जैसे बोलते हैं ना, तो या तो अनेक शब्दों के एक शब्द, जैसे चार भुजाओं वाला, तो एक शब्द में बोलना हो तो क्या बोलेंगे? चतुर्भुज। चार राहों वाला, एक लाइन में बोलना हो तो चौराहा बोलते हैं ना। तो ठीक उसी प्रकार से मन ही मस्त खुश हवे, उसको क्या बोलेंगे? तो खुशी, कुर्चा या तो फिर खुश, ये सभी बोल सकते हैं। हालांकि खोटा के ज़्यादा अच्छा जो होगा वो होगा कुर्चा, है ना। लेकिन ये दोनों ऑप्शन भी दिया हुआ, यानी एकर में सब दिया हुआ ऑप्शन यानी डी दिया हुआ है, तो आप ऑप्शन डी यहाँ पे टिक कर सकते हैं। लेकिन ऐसे अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अच्छा आंसर आपका बी होगा। भालू के बहुवचन की हते तो भलुएन हो जाएगा, है ना। जे गरु के कुबरा निकलल है ओकरा की कहल जाए, तो आप देखते होंगे कि कुछ ऐसे जो होते हैं, है ना, कुछ यहाँ पे जो भी दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ इस तरह से उनका निकला हुआ होता है, तो ये कुबड़ बोला जाता है, जो ये निकला हुआ रहता है पूरा, है ना। तो कुछ इस तरह से करके है, हम एग्जैक्ट नहीं बना रहे हैं, ऐसे हम एक आपको एग्जाम्पल के तौर पर हम बता रहे हैं। तो ये जो होता है इसको कुबड़ बोला जाता है ना, इसको कुबड़ ये बोला जाता है। तो जो कुबड़ निकलल है ओकरा की कहल जाता है? ओकरा बसाहा बोलल जाए। की बोलल जाए? बसाहा बोलल जाए। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये बसाहा, या तो और भी कुछ नामों से जाना जाता है, लेकिन कम से कम बसाहा आपको एक याद रखने हैं। नचधारी ककरा कहल जाए? तो जो पुरुष कह सकते हैं कि जनिक रूपे नाचे वाला जो होता है उसको क्या कहा जाता है? नचधारी कहा जाता है। नचनी के उल्टे ही पुरुष अगर देखा जाए तो उसका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, उसी का पुल्लिंग होता है नचधारी, और इसका स्त्रीलिंग बोले तो नचनी। ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी, नचनी और नचधारी, ठीक ना। नचधारी पुरुष रूप में जो नाचने वाला होता है उसको कहा जाता है नचधारी, और नचनी हो गया जो स्त्री पात्र में जो नाचने वाला काम होता है। टापल के उल्टा की होते हैं? तो टापल के उल्टा होते फहक। फहक का कहने का अर्थ है साफ मौसम। अगर मौसम साफ होता है तो उसे फहक कहा जाता है, जबकि टापल यानी आज की, टापल का अर्थ क्या होता है? टापल का अर्थ होता है मौसम अगर कि कह सकते हैं कि थोड़ा खराब है या तो पूरा बादल किया हुआ है, छाया हुआ है, तो वैसे को कहा जाता है टापल। या बहुत कोई इसको झांपल भी बोलते हैं, क्या पूरा झाँप ले हो की बात हो, लगो पानी उनी आई तो इस तरह से बोलते हैं ना। तो और एक बोलते हैं कि मौसम अभी फहक है, यानी धूप उगा हुआ है, तो यानी मौसम साफ कह सकते हैं कि है, तो वो फहक बोला जाता है। कोना कोनी करे माने की है? तो कोना कोनी करे का अर्थ होता है तिरछा करे। लिखे सकर्मक क्रिया की होते हैं लिखवे। लिखे यहाँ पे क्या कि ये कर्ता और कर्म, कर्ता के ऊपर ही कर्म का प्रभाव पड़ रहा है, यानी लिखना उसी का काम हो रहा है। लेकिन लिखवे कर्ता यहाँ पे जो है वो कर्म किसी और से करवा रहा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ये सकर्मक क्रिया। खाए धातु रूप की होते हैं तो खा, पीना के धातु रूप की होते हैं पी, जाना के धातु रूप की होते हैं जा, तो ये सभी चीज़ आपको याद रखना है। दौड़ना का धातु रूप की होते हैं दौड़, तो ये सारा चीज़ आपको याद रखनी है। टुपली के पुलिंग की होते हैं? टुपली के पुलिंग होते हैं टूपा। छेगरी के पुलिंग की होते हैं? तो छेगरी के पुलिंग हो जाती है बोकर, ठीक है। किनेक धातु रूप की है तो किन धातु है। विश्वनाथ दशोंधीराज कहाँ के रहे वाला हथिन? तो कल इसी सवाल को हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल से देखा था, पूरा इनके बारे में पूरा हमने जाना था। फिर भी एक बार मेरा काम है एक बार फिर से इनको इसके बारे में आपको बता देना। तो धनबाद जिला के कतरास के भटमुरना एक गांव है, वहीं पे इनका जन्म होता है 15 अप्रैल 1943 को। याद रखेंगे विश्वनाथ दशोंधीराज का जिनका जन्म होता है 15 अप्रैल 1943 को, और इनका निधन होता है 10 अक्टूबर 2009 को। ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो चीज़ आपको याद रखने हैं। और इसके अलावा अगर याद रखना चाहें तो कई सारी चीज़ें और भी याद रख सकते हैं, लेकिन विश्वनाथ दशोंधीराज जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो कम से कम आपके याद होने चाहिए। जैसे ये आपको
सबसे पहले इनको तो विश्वनाथ दसौंधी राज उपनाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि राज उपनाम से किए जानल जाए तो विश्वनाथ दसौंधी राज। इनके पिता का नाम मुखराम दसौंधी नाम था, इनके माता का नाम फूटा देवी। ये दोनों चीज़ आपको याद रखने हैं। भटमुंडा में जन्म इनका होता है, कतरास जो धनबाद जिले में पड़ता है, 15 अप्रैल 1943 को, और 16 अक्टूबर 2009 को एक कह सकते हैं कि खोटा साहित्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्षति माना जाता है विश्वनाथ दसौंधी राज के निधन के बाद। इनकी शिक्षा दीक्षा कह सकते हैं कि उनके आसपास के शुरू होता है वहाँ से ही, लेकिन आगे बढ़ करके ये काफ़ी ज़्यादा दूर तक पहुँचते हैं। बीए करते हैं आरएसपी कॉलेज झरिया से 1967 में, फिर एमए करते हैं रांची विश्वविद्यालय 1969 में रांची विश्वविद्यालय से। तो उसके बाद जिस स्कूल से कह सकते हैं कि गंगा नारायण मेमोरियल हाई स्कूल से ये पढ़कर निकलते हैं, उसी पर हिंदी के शिक्षक के रूप में ये कार्यरत भी होते हैं। तो ये हर किसी के सौभाग्य में नहीं होता है कि जिस स्कूल से आप पढ़ करके निकले हों और अगर उसी स्कूल में अगर पढ़ाने का सौभाग्य मिले तो ये कह सकते हैं कि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है। तो ये शिक्षक के पद पर हिंदी शिक्षक के रूप में इन्होंने कार्य किया। 1996 ये महाराज जी उच्च विद्यालय बिजुलिया जो कि जाते हैं, वहाँ पर 2003 तक वो रहते हैं और 2003 में ये अंतिम रूप से कह सकते हैं कि रिटायर करते हैं शिक्षक के रूप में। उसके बाद ये कई तरह से अलग अलग क्षेत्रों में, हालांकि इन्होंने बहुत पहले शुरुआत जो है वो इस क्षेत्र में इन्होंने कर दिया था, खोटा साहित्य के क्षेत्र में। अगर बात करें इनके कुछ सम्मान के बारे में तो भारतीय भाषा साहित्य नाम न्यास रांची द्वारा श्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में 29 जनवरी 2006 को तत्कालीन राज्यपाल सैयद सिक्ते रज्जी द्वारा सम्मानित किया गया था। साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखना है, 1992 में श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। साहित्य के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो ढलती शाम का सूरज जो उपन्यास है हिंदी में लिखा हुआ है, वेदना के पंख ये कविता संग्रह है, ये भी हिंदी में है। महुआ ये पहली खोटा कहानी है, 1970 में लिखा गया था। और खोटा पत्रिका जो पानुरी जी संपादक किया गया था, है ना, खोटा पत्रिका में ये पहली बार छपा था, है ना, उसी में संपादक के रूप में इन्होंने जो किया था वो पानुरी जी के द्वारा इसका संपादन किया गया था। भगजोगड़ी ये उपन्यास है, अजगर नाटक है, माटिक पुथेल ये कहानी है, पुटुसार परास ये कविता संग्रह है जो कि बालीडी खोटा कमेटी के द्वारा इसका संपादक किया गया था। घोर मुंडरी बेलतर यह एक लघु कथा है, बिहार भूमि हिंदी पत्रिका है जो कतरासगढ़ से प्रकाशित होता था। तेतरी ये उपन्यास है, लहर, तनी सुन रे मानुस और तितकी पत्रिका ये 1977 में इन्होंने शुरू किया था। हालांकि तितकी पत्रिका 4 जगह से प्रकाशित होता है, ये भी आपको याद रखना है। तितकी पत्रिका 4 जगह से प्रकाशित होता है। कहाँ से? कतरास, एक तो होता है धनबाद से, जहाँ से कर रहे होते हैं श्रीनिवास पानुरी जी, कतरास से कर रहे होते हैं विश्वनाथ दसौंधी राज, धनबाद से हमने बता दिया कि श्रीनिवास पानुरी। बोकारो से अगर बात करें, बोकारो से तो ये ए.के. झा के द्वारा। और अगर बात करें रामगढ़ से, तो रामगढ़ से अगर बात करें तो रामगढ़ से जो प्रकाशित कर रहे थे वो थे, ये आपका 2 नाम आता है इसमें। पहला तो आपका नाम जो आता है वो आता है दिनेश दिनमणि का, और ये वंशीलाल वंशी, ये दोनों के द्वारा मिल करके रामगढ़ में इनकी जो है वो इसका प्रकाशन किया गया था। तो ये कुल मिलाकर के इनके बारे में जीवन यात्रा है विश्वनाथ दसौंधी राज जी के बारे में। आइए हम बात करते हैं अगले सवाल की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कतरासगढ़। तितकी राय झारखंड की हला। तो तितकी राय अगर बात करें झारखंड के तो क्या थे? यह एक गवैया यानी गीतकार थे, और साथ ही साथ ये कविता लिखने में भी माहिर थे, है ना। तो लिखने में भी ये माहिर थे, लेकिन मुख्य रूप से ये कह सकते हैं कि मौखिक रूप से ये काफ़ी ज़्यादा कविता गाया करते थे। अगर बात करें इनके बारे में तो सबसे पहले तो हो सकता है कि कई लोगों को इनके बारे में नहीं पता होगा। तितकी राय का जो वास्तविक नाम जो था वो क्या था? तो जमालुद्दीन अंसारी। जमालुद्दीन अंसारी इनका वास्तविक नाम था। ये आप जरूर याद रखेंगे। हो सकता है कि आपसे सवाल आने वाले एग्जाम्स में पूछ ले कि जमालुद्दीन अंसारी के नाम से इनमें से कौन से खोटा साहित्यकार या खोटा गीतकार के नाम से जाने जाते हैं। जमालुद्दीन अंसारी के नाम से कौन जाने जाते थे? तो तितकी राय। तितकी राय का जो वास्तविक नाम था वो जमालुद्दीन अंसारी था। तो तितकी राय की उपाधि किसके द्वारा दिया गया? तो इसकी उपाधि जो दिया गया था, है ना, वो राजा कामाख्या नारायण सिंह के द्वारा इनको जो है वो उपाधि दी गई थी। ये आपको याद रखना है। इनके पिता का नाम जो है वो मोती राय इनके पिता का नाम है। साथ ही साथ अगर बात करें कि इनके बारे में तो खोटा खूंटा तितकी राय, ये आपने एक पुस्तक पढ़ा होगा जो कि सिराजुद्दीन अंसारी सिराज के द्वारा लिखा गया है।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको इनके बारे में याद रखने हैं तितकी राय जी के बारे में। साथ ही साथ याद रखेंगे तितकी राय को जो है वो राजा जो थे कामाख्या नारायण सिंह, राजा कामाख्या नारायण सिंह, ये आपको नाम जरूर याद रखना है, कामाख्या नारायण सिंह, कामाख्या नारायण सिंह, ये नाम आपको जरूर याद रखना है। इन्होंने क्या किया था कि इनकी कविताओं को सुन करके, है ना, इनको कविताओं को सुन करके इनको ज़मीन की जागीरदारी को गिफ्ट के रूप में देने का जो है वो इन्होंने मन में सोचा था, ये भी आपको याद रखना है। तो इन सारी चीज़ों को, और साथ ही साथ तितकी राय के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि चलते बुलते कहीं भी ये कविता को लिख देते थे या अपने मन में ही अपने सोच लेते थे। कुछ एक कहानी ऐसा माना जाता है कि तांतरी गांव एक था, वहीं पे एक जमींदार थे बूटू लायक, तो उनकी माँ की मृत्यु हुई थी, तो वहीं उन्हीं के माँ की मृत्यु के समय में ये उनके घर पे गए थे। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि इनका कुछ उस तरह से मान सम्मान नहीं किया गया, तो ये गुस्से से एक कविता लिख दिए। कविता कुछ इस प्रकार से था कि मायके काहे लगला कांसी, बांध पेंदा हलो पीपर गाज, टाइम के काहे नाम देहलक फांसी, मायक काहे लगला कांसी। फिर अगला आगे लिखते हैं कि मोटर ऊपर 3 दिन भेलो, बसाए लागल बेसी, छोटो जात पोड़ाए देलो बाकी डोम और घासी। तो ये था उनके मायके काहे लगला कांसी, घरे हलो रोटी मिठाई, सब रहलो बासी, आस पड़ोसियक नेता देके करले लोग हंसी, मायके काहे लगला कांसी। तो ये कुछ इस प्रकार से उन्होंने, जब वहाँ से गुस्सा करके हुआ क्या कि कुछ उस तरह से मान सम्मान नहीं हुआ, तब वहाँ पे इन्होंने कुछ इस तरह से व्यंग किया कि जब यहीं पे सब कुछ अगर व्यवस्था था तो वहाँ पे ले जाने की क्या ज़रूरत था, यहाँ पे अगर अपने जलाने का मिलता तो वहाँ पे क्या कि अन्य जाति के द्वारा, जो कि कह सकते कि जो भी था डोम घासी ये सब जो होता है वहाँ पे जलाते हैं ना काशी में, तो कुछ उसी तरह से दिया है कि घरे हलो रोटी मिठाई, सब रहलो बासी, और आस पड़ोसिया के नेता दे के कर ले है लोग हंसी। यानी आपने क्या कि घर में सब कुछ रखा लेकिन किसी को खाने नहीं दिया, और आस पड़ोसिया के नेता दे के कर ले है लोग हंसी, माँ के काहे लगला कांसी। तो हुआ काची कि स्वाभाविक बात है, अगर जमींदार है तो उन्होंने पढ़ा जब इस कविता को और सुना तो उन्होंने मन में सोचा और उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आया। तो वो क्या किए कि इनको जा करके एक रूम में बंद कर दिए, एक कमरा में इनको क्या किया, बंद कर दिया। जब वो बंद कर दिए, वहाँ के जमींदार जो थे जिनका नाम था बूटू लायक, तो हुआ काची कि जब इनको यहाँ पे बंद कर दिया गया एक रूम में, तो हुआ काची कि मन में ये बैठ करके सोच रहे थे कुछ। अब बोला कि जब तक तुम मेरे माँ के बारे में अगर अच्छा से कविता नहीं लिखेगा तब तक हम तुमको रूम से निकालेंगे ही नहीं, यानी रूम से जाने ही नहीं देंगे। अब इनके मन में भी चल गया कि भाई अब तो कुछ लिखना ही पड़ेगा अगर यहाँ ये रूम से निकलना है तो इन्होंने क्या किया कि सोचते सोचते वहीं पे रूम में बैठे बैठे ही इन्होंने एक कविता सोच लिया। फिर उन्होंने बोला, लायक जी खोल दे अब किवारी, हमर कविता के भय गेलो तैयारी। बोले कि चलो भाई देखते। तो जमींदार आए और सोचे कि अगर नहीं, झूठ नहीं बोल रहा है कि नहीं, झूठ नहीं बोल रहे, हम कविता लिख लिए हैं और सोच लिए हैं, अब हम बता देंगे। तो खोलते हैं किवाड़ी, तो वहाँ पे कुछ इस तरह से कुछ उनके बारे में फिर पंक्ति वहीं पे लिखते हैं कि तांतरी के उगन लायक पुण्यमान हला, उनखर बेटा एगो जन्मल हला, बूटू आर गोरीलाल नाम जारी भेला, आस पास सो भी जान हला, सावन महीनाए भाई गंगा पाई गेला, दुइयो भाइक एगो बूढ़ी गंगा पाई गेला, बजना बजाए एके मती गेला, बजना बजाए बूढ़ी खाटी जे उठैला, बूढ़ी मायक पुइन लड़ी गेला, 19 आदमी मिल दामोदर पार भेला। कुछ आगे पंक्ति इस तरह से और भी कुछ आगे है। तो फिर वहाँ से जमींदार बोले कि हाँ अब ठीक है, चलो अब तुमको हम छोड़ देते हैं। तो कुछ इस तरह से एक माना जाता है ऐसी कहानी कि उनको ऐसा, उनके पास एक कंसेप्ट था, उनके पास इतनी कैपेसिटी थी कि वो चलते चलते भी कविता के बारे में सोच सकते थे चंद मिनटों में। तो ऐसा जो है वो एक कहावत माना जाता है तितकी राय जी के बारे में। इसलिए कह सकते हैं कि तितकी राय जी के भी योगदान जो वो खोटा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा अहम माना जाता है। हालांकि ये दुर्भाग्य ऐसा माना जाता है कि इनकी जो कविता है वो बहुत ज़्यादा लिखित रूप में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर खोटा खूंटा तितकी राय, अगर आप ये पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें सिराजुद्दीन अंसारी सिराज के द्वारा कुछ कुछ इनके कविताओं को उसमें शामिल करने का प्रयास किया गया है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला सवाल है कि खोटा मानकीकरण भेल है कि नाय।
तो याद रखेंगे इसके बारे में प्रस्ताव अभी भी चल रहा है। इसमें कई सारे सम्मेलन को किया गया, लेकिन अभी तक इसका मानकीकरण नहीं हो पाया है, लेकिन इसका बातचीत जो है वो चल रहा है। मानकीकरण में कई सारी बातें आया है। अगर खोटा भाषा मानकीकरण की अगर बात करें तो उसका वीडियो हम खोटा बहुत पहले बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप खोटा मानकीकरण के बारे में आप पूरा पढ़ लेंगे। ये जेपीएससी मेंस में भी कई बार सवाल जो वो पूछा जा चुका है, तो ये भी आपको याद रखें। खोटा मानकीकरण से संबंधित सवाल यहाँ से पूछा जाता है। खोटा मानकीकरण में कौन प्रखंड के बोलीटा मानक प्रस्ताव है? तो तोपचाची के जो है वो तोपचाची प्रखंड के जो बोली जो है उसको मानक माना गया। जैसे एक समय रेखा को जब तिथि चेंज हो रहा था तो एक ग्रीनविच लिया गया ना समय, जो कि ग्रीनविच मानक रेखा वहाँ पे एक माना गया कि मानक समय यही होगा, इंग्लैंड का जो स्थित था। ठीक उसी प्रकार से कुछ जब खोटा मानकीकरण की बात चल रही है तो वहाँ पे भी बात किया गया है कि इन चीज़ों का ये प्रस्ताव जो वो जारी किया गया है। आगे चलते हैं, जिसमें से ये सारी चीज़ें बात किया गया कि तालेब शाह और मूर्धन्य शाह ये दोनों शाह के जगह पे इस शाह का प्रयोग किया जाए। इस न के मूर्धन्य न के बदले में जो है वो एक न का प्रयोग जो है वो किया जाए, इस रूप में दंत न का प्रयोग किया जाए। तो कई सारी बातें इसमें जो है वो खोटा मानकीकरण में आया है। अगला सवाल है श्याम सुंदर महतो की हत। तो श्याम सुंदर महतो जो है वो क्या है? तो याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? कवि के रूप में जाने जाते हैं। श्याम सुंदर महतो के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी जो एक प्रमुख रचना मानी जाती है वो है मुक्तिक डहर, जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चित रचना माना जाता है। मुक्तिक डहर ये आपसे कई बार पूछा जाता है, मुक्तिक डहर। इसके अलावा एक और रचना है तोय आर हम। तो ये दो रचनाएं जो इनकी काफ़ी ज़्यादा चर्चित रचनाओं में से, लेकिन फिर भी मुक्तिक डहर जो वो कई बार सवाल पूछा जाता है कि किसकी रचना है। पानी जैसन लागे वाला पैंसोर कहलाता है, तो पैंसोर कहल जाए। जहाँ बिहा हवो ओकरा की कहल जाए तो मड़वा कहल जाए, ठीक ना। सच के उल्टा की होते हैं पेंदा, पेंद होते हैं, यानी झूठ को पेंद कहा जाता है खोटा भाषा में। अमीर लोग के शोभिन पूछा हतीन एकर हियाली की हते, यानी अगर इसके बारे में अगर आपको पहेली अगर बताना हो तो क्या कहेंगे? तो तेलगरे मुंडे तेल, यानी तेलगरे मुंडे आर तेल दिया है, यानी जिसके पास पैसा है उसी को और देते हैं, यानी सब कोई पूछता है, जिसके पास नहीं होता है कोई नहीं पूछता। ये स्वाभाविक बात है, सही बात भी है। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि जे से की हक है। तो जे से जो वो क्या है? नाता गोता सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम इसे हम कहते हैं, है ना। तो नाता गोता सर्वनाम के अंतर्गत आता है। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ये सारा चीज़ हमने देखा था। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद, विशेषण के 4 भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं, ठीक है। कारक के 8 भेद होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको कम से कम याद रखना है। क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो ये सब चीज़ कुछ आपको याद रखनी है। जे बामे हाथे काम करे ओकरा की कहल जाए? तो ओकरा चैटरा कहल जाए, ओकरा की कहल जाए? चैटरा कहल जाए। तो चलिए आपका बारी आ गया है और क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आप कमेंट करके हमको बताना है कि सुरमनी कहानी गोच के रचवैया के हत। तो सुरमनी जो एक कहानी संग्रह है, इसके रचवैया यानी इसको जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। इनके बारे में हम बता दें, जो लेखक के द्वारा लिखा गया उनकी 2 और रचनाएं हैं, पारसनाथ और अलीपुर। पारसनाथ, अलीपुर और सुरमनी, ये तीनों जो वो एक ही व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है। तो आप आंसर कमेंट करके हमको ज़रूर बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।